अमर धरोहर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप जानते हैं 639 को चीन से ह्वेंगसांग, जो वहाँ के सबसे बड़े फिलोसोफर थे, वो छत्तीसगढ़ आए थे, सिरपुर आए थे। उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है सिरपुर। आज भी बौद्ध धर्म का बहुत सारे अवशेष इसी सिरपुर में मिलता है। आइए देखते हैं बौद्ध धर्म का विकास और क्या मिलता है सिरपुर में। सिरपुर में बौद्ध धर्म के बहुत सारे अवशेष मिले हैं और मोनेस्ट्री भी मिला है। क्या क्या मिला है इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है विषय विशेषज्ञ भागीरथी गढ़तिया, जो पुरातत्वविद है। भागीरथी जी, जिस जगह पे हम खड़े हैं आज, इसको क्या कहते हैं? ये एक बुद्ध विहार है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये तिवार देव विहार से जाना जाता है। यानी कि महाराज तिवार देव ने इसको बनाए थे। महाराज तिवार देव ने इसको बनाया था, जो दक्षिण कुशल के राजा थे, और उनके भतीजा हर्षगुप्त तथा उनके पोता जो कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के नाम से जाने जाते हैं, उनके समय काल में इसका व्यवहार में रहा है, जो कि 7वीं 8वीं शताब्दी का। महाराज बालार्जुन की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से सबसे लंबे समय तक दक्षिण कोसल के राजा रहे और उन्हीं के काल में बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो बालार्जुन के समय को आप कैसे देखते हैं? महाशिवगुप्त बालार्जुन जो था वो पराक्रमी शासक था दक्षिण कोसल का। उनको जो उपाधि मिला था बालार्जुन है, वो अपना बचपन के समय से उसको अर्जुन का उपाधि मिला था। वो धनुर्विद्या में बहुत धुरंधर थे। अच्छा, बाल समय से वो अर्जुन का उपाधि मिला करके बाल अर्जुन के करके बालार्जुन हो गया नाम। उनको धनुर्धर विद्या में बहुत पारंगम थे, इसीलिए बालार्जुन का उपाधि उसको मिला है। और उनका शासनकाल जो है 595 एडी से लेकर के 655 एडी तक उनका शासनकाल रहा। एक साथ और भी देखने को मिलता है इस सिरपुर में, ये चीज है कि लगभग 12 किलोमीटर के क्षेत्र में इस तरह का फैला हुआ है बहुत सारे। यहाँ पे जैन धर्म है, बुद्ध धर्म है, विष्णु का भी है और शिव का भी है। ये कैसे संभव रहा? क्या लोगों को एक दूसरे के प्रति इतना सम्मान था? उस टाइम का जो शासन काल में रिलीजियस टॉलरेंस था, ये हमको प्रतीत होता है। सभी धर्म का जो अवशेष मिल रहा है, मतलब बौद्ध का है, जैन है, शैविज्म है, वैष्णविज्म है, शक्तिज्म भी है। जैसे देवी की भी बहुत सारी, चामुंडा की बहुत सारे मूर्तियां भी, चामुंडा की है, महिषासुर मर्दिनी का है। हम लोग मतलब इसी में साबित होता है कि सर्वधर्म समन्वय जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को जानकारी मिलती है। यानी कि आप जिस बात को कही जा रही है, ये छत्तीसगढ़ में आज से लगभग 1400 साल पुराना भी रहा है कि सारे धर्मों को सम्मान करना। ये आज का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये प्राचीन काल से यही है। मतलब गुप्त काल की बात करेंगे हम लोग, उस टाइम भी लोग वैष्णविज्म, शैविज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म सारे धर्मों को समान रूप में एक रूप में देखे हैं। और इस तिवर देव की अगर बात करें, कि इस पीठ की बात करें, तो ये क्या था पहले? ये एक बौद्ध धर्म से संबंधित एक मोनास्ट्री है जी, जो तिवार देव विहार से प्रसिद्ध है। ये तो उसका अर्थ क्या? मोनास्ट्री का अर्थ है विहार है, जहाँ की बौद्ध धर्म का जो भिक्षु रहते थे उनका रेसिडेंस है, उनका शेल्टर है। तो वहीं पे उन लोग रहते थे, साथ में साधना करते थे और बौद्ध धर्म को लेके आगे बढ़ाते थे। कैसे उसको और आगे बढ़ाया जाए बौद्ध धर्म को, उसी को लेके काम करते थे। बौद्ध धर्म का अपने स्टडी यहाँ करते थे। और उनका रहने की जो बौद्ध मोनास्ट्री जो होता है, ये चारों, इसका जो प्लान होता है, इसका संरचना जो होती है, ये चारों तरफ रहने का रूम्स है, जो सेल्स कहते हैं, मोनास्टिक सेल्स है वो। उसके बाद एक पिलार बारंडा है और उसके केंद्र में एक श्राइन है, जहाँ की भगवान बुद्ध का एक मूर्ति रहती है। और यहाँ हमारे पीछे जो है, ये इसी को कहा जाएगा भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है यहीं पे ही स्थापित थी उस जमाने में। ये ओरिजिनल जगह में अपना स्थापना है, जहाँ मूल स्थान में वो है। और ये भूमि स्पर्श मुद्रा में है वो। भूमि स्पर्श मतलब? भूमि स्पर्श मुद्रा मतलब है भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोधिया के पीपल वृक्ष के नीचे, उसको ये सिंबलाइज करता है। जब भगवान बुद्ध मेडिटेशन में बैठे थे दीर्घ 7 साल से लेकर के, उसी समय उनको बहुत तरह का परेशानी का सामना करना पड़ा था। और वैशाख पूर्णिमा का दिन जब इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उसके पहली रात मार करके राक्षस था, वो अपना बेटियों को, देवदासियाँ थे, ये सबको उनको डिस्टर्ब करने के लिए भेजे थे उन्होंने। वो सांप और बहुत जानवर भी उनको आक्रमण करने की कोशिश किया था। फिर भी भगवान बुद्ध ने अपना ध्यान में वो इतना मगन थे कि कोई विचलित नहीं कर पाए। और उसी दिन वैशाख पूर्णिमा के रात के दिन उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो उनके सामने कोई नहीं थे, इसीलिए आर्थ गॉडेस को
जिसके धरती माता को उन्हें साक्षी के रूप में अपना हाथ को इसी पोजीशन में दाहिने हाथ को स्पर्श करके साक्षी के रूप में बोले कि मेरे को ज्ञान प्राप्ति हो गया है। वैसे आज भी देखा जाता है कि बहुत जगह पर ध्यान मुद्रा पे भूमि को स्पर्श करके ध्यान किया जाता है, ये भी है, तो उसी दिनों से प्रचलन है इसकी। ध्यान मुद्रा, ध्यान तो करते हैं तो ध्यान मुद्रा में रहेंगे, लेकिन जब तक अर्थ टचिंग पोस्चर में जिसको जी अर्थ घर जब तक टच नहीं करेंगे उसको भूमि स्पर्श मुद्रा नहीं कहेंगे। अच्छा, ध्यान मुद्रा का पोजीशन ऐसे होता है और भूमि स्पर्श मुद्रा जो है अपने दाहिने हाथ को भूमि को स्पर्श करते हुए दर्शाते हैं। साथ में एक चीज बताइए, इस जगह पे एक अनोखा चीज ये भी देखने को मिलता है कि ठीक मूर्ति जहाँ पे है, जहाँ सेंक्टम सेंक्टोरियम या गर्भगृह कहा जाए, उसके ठीक सामने एक ऐसा जगह है जो बहुत नीचे में है। क्या इसको किस रूप से आप देखते हैं? ये एक एवोल्यूशन टैंक होगा। किसी भी पवित्र स्थान में हम लोग जाते हैं, जैसे अपना हाथ अपना पाँव धो के जैसे जाते हैं, जैसे पूरी मंदिर में हम लोग जाएंगे, अभी किसी गुरुद्वारा में जैसे जाते हैं, सामने अपना पैर साफ करके किसी पवित्र स्थान में जो प्रवेश करने का जो कंसेप्ट है ये वही है। यहाँ संभवतः पानी का जमघट होगा और यहाँ लोग अपना हाथ पैर साफ करके भगवान बुद्ध को दर्शन करते होंगे। देखिए, ये एक अनोखी शैली की बात कर रहे हैं गड़तिया जी। ये कह रहे हैं कि आज तक जितने भी हमको देखने को मिला है, कहीं पर भी इस तरह की चीजें नहीं हुए हैं कि भगवान बुद्ध को दर्शन करने से पहले आप पानी उनके ठीक सामने रखा हुआ होगा। इस बारे में और भी विस्तृत बात करेंगे, पर समय हो गया छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है हमर धरोहर के इस कार्यक्रम में। आज हम हैं बुद्ध विहार में और चर्चा कर रहे हैं 1400 साल पहले मोनेस्ट्री की। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जिस तरह की मूर्ति शैली है, ये जलाशय में हम खड़े हैं। कहा जा सकता है 1400 साल पहले भगवान बुद्ध की गर्भगृह के ठीक सामने ये जलाशय स्थित था, और उस वक्त की भी जिस हिसाब से कारुकार्य देखने को मिलता है, सूचित कर रहा है उस वक्त की स्थापत्य कला, उस वक्त की ललित कला कैसे रही होगी। अगर इसी बात पे अगर हम बात करना चाहें तो विषय विशेषज्ञों को भी हम इसी पे लेते हैं। एक बात बताइए गड़तिया जी, ये जलाशय है और जलाशय में भी अगर इतनी सुंदर कारुकार्य है तो इसको कैसे देखा जाए? देखिए, 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी में जो भी कारुकार्य होते थे, बौद्ध विहार का पिलार मंडप हो, इसके पिलार में जो कारुकार्य हो, उसके प्रवेश द्वार में हो, उसके साथ साथ जो टैंक भी रहते थे, टैंक का चारों तरफ भी भव्य कारुकार्य रहती थी। वो जी, जलाशय के चारों तरफ भी, जलाशय के चारों तरफ भी रहती थी। जैसे हमारे सामने ये एग्जाम्पल है, यहाँ एक मेल फिगर है, उसके दोनों साइड में जी एक घोड़ा का मुंह युक्त 2 लेडी फिगर्स हैं। ये हाइब्रिड एनिमल्स में आते हैं ये। जी जी जी। और इसके साथ साथ इधर बड़े लायंस का है जी, सिंह का दोनों तरफ से दिया गया, सिंह का दोनों तरफ है। अगर साथ में बात करें, यहाँ पे तो एक जो मुख्य मूर्ति है वो तो गायब हो गया है, पर दोनों तरफ से ये भी दिखाया जा रहा है कि कुछ महिलाएं हैं। तो दो लेडी फिगर्स हैं, उनके हाथ में भी कुछ मैंने धारण के जैसे कलश जैसे कुछ उनके हाथ में है, और उसके डेकोरेशन पर्पस के सिंह का मैंने इस्तेमाल किया है, लायंस का ही। जी जी जी। साथ में एक चीज और भी देखने को मिलता है, यहाँ पे एक बंदर का भी चित्र है, यहाँ पे मूर्ति जो बनाई गई है पत्थरों से। ये उसको क्या सोचा जाए? टैंक का डेकोरेशन पर्पस के लिए मानव के साथ साथ हम लोग जानवरों का भी अंकन करते हैं। इसका मुख्य द्वार में प्रवेश द्वार में देखेंगे, माने जानवर के साथ साथ मिथुन फिगर्स हैं, तो बहुत पंचतंत्र स्टोरी का है, इसीलिए उसमें जानवर का दिखाना भी आर्ट का ही फीचर रहा है। वो साथ में अगर इस तालाब की बात करें तो ये अवशेष जरूर बचा है, पर ये सूचित कर रहा है कि जहाँ पे ये इस तरह की जो है, इसके नीचे भी कुछ ना कुछ होंगे, क्योंकि इतना में तो समाप्त नहीं हो गया होगा। टैंक के फ्लोर में अभी हम लोग खड़े हैं, इसके नीचे भी अर्ली फेज का, इसके पूर्व काल का कुछ अवशेष होने का नकारा नहीं जा सकता है। और उसके चारों तरफ इस तरह के मंडप बने हैं। ये अनोखी शैली है, शायद इस तरह का और कहीं देखे हैं आपने? ये सिरपुर में अनोखे फीचर है ये, मतलब और जगह में, जैसे नालंदा महाविहार का बात करें, हम लोग विक्रमशिला का बात करेंगे, और वैशाली की बात करेंगे, वहाँ जितने भी मोनास्ट्री हैं वो ओपन कोर्टयार्ड है। वो चारों तरफ भिक्षु लोग रहने के लिए उनका आवास स्थल है, सेल्स है, उसके बाद एक पिलर बरंडा रहता है और एक आंगन जो रहता है खुला रहता है। तो यहाँ जो डिप्रेस होकर जो टैंक है बना, ये एक स्पेशल, ये जिस हिसाब से जलाशय के स्वरूप दिया गया है, ये बहुत ही विशेष है। और इसके चारों तरफ जो बौद्ध भिक्षु हैं वो रहते थे।
चारों तरफ बौद्ध भिक्षु रहते थे, अपना बुद्धिज्म के बारे में रिसर्च करते थे, स्टडी करते थे और वर्शिप करने के लिए पूजा करने के लिए यहीं पे आते थे। यहीं पे आते थे। अच्छा, ये जो जिस जगह पे हम खड़े हैं, ये कहा जा सकता है कि आज से 1400 साल पहले इसी जगह पर बौद्ध भिक्षु अपना ध्यान लगाते थे, ध्यान मग्न रहते थे। 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी में यहाँ बौद्ध लोग ध्यान में रहते थे और उनका बुद्धिज्म के बारे में रिसर्च करते थे और वहाँ पूजा भी करते थे यहाँ पर, इसी जगह पर। इसी जगह। अगर बौद्ध भिक्षु की रहने की अगर बात करें, थोड़ा हमको दिखा सकते हैं वो कैसे रहते थे, या कितना बड़ा कमरा था, क्या था? उनका सभी का अलग अलग रूम्स बने हैं, तभी अभी हम चलते हैं। उसके बाद जो ब्रिक्स का बना हुआ है, बड़ी मोटे मोटे दीवारें हैं कि उस टाइम में तो कोई अब साधन नहीं था, प्राचीन काल में 7th सेंचुरी की बात कर रहे हैं वो लोग। तो इस मोनास्ट्री को मैंने कूल रखने के लिए, ठंडा रखने के लिए बहुत चौड़े चौड़े मोटे मोटे दीवार बना है। और इस मोनास्ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं तिब्बत देव बिहार का, तो ये एक डबल स्टोरी था, एटलीस्ट डबल स्टोरी था। अच्छा, दो मंजिला ये बिल्डिंग? 2 मंजिला बिल्डिंग था। जी। उसका हमें सीढ़ी का भी हमारे उदाहरण हमारे पास है। गड़तिया जी, हम बात कर रहे थे बौद्ध भिक्षुओं को मोनेस्ट्री और मोनेस्ट्री में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं की। अगर हम उसी की बात करें, यहाँ दीवारें भी बहुत चौड़ी हैं और ईंट से निर्मित हैं। साथ में जो बनाया गया है, इस गर्भगृह के चारों तरफ, मंडप के चारों तरफ इस तरह के बनाए गए हैं, जो कि साफ साफ पता चलता है कि चारों तरफ लोग रहते थे और आके यहीं पे प्रार्थना करते थे। इसके बारे में आप बात करें तो इस पे बारे में और क्या बता सकते हैं? ये बुद्ध धर्म के जो भिक्षु रहते थे, वो लोग रहने का आश्रय स्थल है। ये मोनास्टिक सेल्स बोलते हैं इसको। जी। तो इसके हम लोग प्रवेश द्वार है जी। ये दोनों तरफ से चौखट लगे हुए हैं जी। और अंदर ये बौद्ध भिक्षु रहने के लिए उनका आश्रय स्थल है। यहाँ से रह करके वो लोग ध्यान करते थे। बट एक साथ में एक चीज़ देखा जाए, जिस हिसाब से ये दीवारों को देखा जाए तो काफ़ी 3 फीट करीब चौड़ा है ये। तो ये इसको क्या सूचित कर रहा है? इतनी चौड़ाई पे अंदर की, अगर बाहर की बाउंड्री की अगर बात करें तो वहाँ पे अगर सुरक्षा की दृष्टि से चौड़ा दीवार आप रख सकते हैं, अंदर में इतनी चौड़ा दीवार क्यों रखा गया? इसका 2 कारण लगता है। पहला कारण है इसका बिल्डिंग का मजबूती के लिए, बिहार का मजबूती के लिए। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, इसे 2 मंजिला था ये। जी। तो प्रथम तल अगर कमजोर करें हम लोग तो द्वितीय तल का सर्वाइवल हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जी। और दूसरी बात है ये, उसको सारे कमरे को ठंडा रखने के लिए, मौसम में जैसे गर्मी के मौसम में ठंडा रहेगा, ठंडा के मौसम में गर्मी, थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इतना चौड़ी चौड़ी दीवारें बनाई जाती थी। करते जी, एक और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो ईंट की काम है बहुत ही बारीकी से हुई है। क्या ये ओरिजिनल ईंट है? ये ओरिजिनल ईंट है। इससे चर्चा करेंगे, बट उससे पहले एक समय हो गया ब्रेक का। कहीं मत जाइए, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है हमर धरोहर के इस कार्यक्रम में। हम हैं बौद्ध विहार में। पर आपको बता दें, आप सब लोग जानते होंगे पंचतंत्र की वो कहानी जिसमें मगरमच्छ और बंदर दोनों हैं। पर आप क्या जानते हैं, 1400 साल पहले इसी सिरपुर में उसी कहानी को पत्थरों में आकृति दिया गया था। इसी जगह पर है, आप देख रहे होंगे, ये वो कहानी है। इस मुखशाला में गड़तिया जी, अगर इस तरह की अगर देखा जाए, बंदर और मगरमच्छ की कहानी हो या इतना सुंदर कारुकार्य हो, इसको हम कैसे देखते हैं? तिब्बत देव बिहार का जो प्रवेश द्वार है बहुत भव्य है। इससे कारुकार्य से पूरा भरा हुआ है और बहुत सूक्ष्म कारुकार्य इसमें है। जैसे पंचतंत्र की कहानी की बात करें, मगरमच्छ और बंदर का दोस्ती का कहानी इसमें अंकन है। उसके बाद मधुमक्खियाँ का है, जो बहुत बारीकी से कारुकार्य, सूक्ष्म कारुकार्य किया गया है। यहाँ पे इतनी बारीकी से दिया गया, मधुमक्खियों को भी यहाँ पे स्थान दी गई है। जी। उसके बाद एक सांप है। सांप मेढक को अपना बिल से निकलते हुए अपने मेढक को पकड़ रहा है वो। जी। इसके साथ साथ इसकी बात करें, हाँ, बहुत पक्षियाँ हैं इसमें और इरोटिक फिगर्स हैं, कपुल्स जहाँ में दर्शाए गए हैं। ये तांत्रिक बुद्धिज्म को सिंबलाइज करता है। ये यानी कि आप कहना चाहते हैं कि जैसे तंत्र साधन में यहाँ पे इसी सिरपुर में शिव के तांत्रिक मंदिर देखने को मिलता है, उसी तरह का बुद्ध का भी तांत्रिक स्वरूप यहीं पे भी देखने को मिलता है। तिब्बत देव बिहार के डिपिक्शन को हम लोग अगर गहन से देखेंगे इसको, तो तांत्रिक बुद्धिज्म यहाँ पर था, इसको कोई नहीं मना कर सकता है।
जी। तो उस वक्त तांत्रिक बुद्धिज्म की अगर और कहाँ हमको देखने को मिलता है सिरपुर के अलावा छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ या उड़ीसा में भी मिला है इसका एविडेंस। जी। ये विक्रमशिला मनसी, वो भी तंत्रयान से संबंधित है। वो गनियापाली भी है। गनियापाली भी है, उड़ीसा में पड़ता है ये। जी है जी जी। कई जगह में है। बट छत्तीसगढ़ में एक इकलौता ऐसा जगह है जहाँ तांत्रिकी बुद्धिज्म की बात कही जा रही है। तांत्रिक बुद्धिज्म की बात जब चर्चा करते हैं हम लोग तो तिवार देव बिहार में उसका ठोस नमूना हम लोग को केवल सिरपुर के ही तिवार देव एक इकलौता जगह है जहाँ पे हम लोग इसको देखने को मिलता है। साथ में जिस तरह से ये भव्यता में दिखाया जा रहा है, ये भी तो सूचित कर रहा है कि आज से 1300-1400 साल पहले मंदिर शैली में हम लोग कितने आगे थे। बहुत एडवांस थे हमारे जो कारीगर थे प्राचीन काल में, वो लोग बहुत एडवांस थे। कहने को तो हम लोग ये भी कह सकते आज का जो इतना टेक्निक्स डेवलप्ड है, उन लोग का साधन था छीनी और हथौड़ी था खाली, और कुछ नहीं था। आजकल के ज़माने में बहुत एडवांस टेक्निक है, इंजीनियरिंग बहुत काफ़ी डेवलप किया है, लेकिन उस समय का जो कारीगरी है, आज वो कारीगरी हम लोग सोचेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे। जिस हिसाब से बारीकी से हर एक चीज को दिखाया गया है, पर एक साथ और भी है, इस तरह के मिथुन शैली की मूर्तियों को बौद्ध धर्म के मंदिर के द्वार पे रखना, ये क्या सूचित कर रहा है कि इसको बाहर छोड़ के आए? तंत्रयान बुद्धिज्म में इसको दिखाते हैं। हम हिनायान जो फेज था, महायान था, उसमें चीज़ दिखने को नहीं मिलता है। जो तांत्रिक बुद्धिज्म है उसमें ये चीज़ का अंकन किया जाता था। जी। साथ में एक चीज इधर पे आए तो आप देखिए बहुत बारीकी से बहुत काम हुआ है। देखिए गर्दिया साहब, ये जिस हिसाब से वस्त्रों में जिस हिसाब से बारीकी से काम हुआ है, ये सूचित कर रहा है कि बहुत ध्यान से हर चीज को यहाँ पे किया जाता था। और ये जो बारीकी से जो कार्विंग्स किया गया इनका वस्त्र को, ये सूचित करते हैं वो आर्टिस्टिक स्किल मैंने मेच्योर फेज में आ चुका था उस टाइम में। जी। गुप्त काल से जब हम लोग बात करेंगे उसके आगे तक, तो इनका जो फीचर्स हैं तो सारा चीज़ मैंने उसका लिम्ब से हाथ पैर, उनका जो मुंह नाक कान देखेंगे, सबका बहुत मैंने मेच्योरिटी में आ चुका था आर्ट। मुक्साला के दोनों तरफ इस तरह की मूर्तियां हैं, और क्या एक ही शैली है कि इसमें अलग अलग स्वरूप दिखते हैं? नीचे अलग अलग है, कहानी भी अलग अलग है। इसमें देखेंगे एक बगुला है, एक केकड़ा को उठा के ले जा रही है, इसकी जो अकाल पड़ा था उस टाइम की घटना को सिंबलाइज करता है। अलग अलग उस जमाने के जो चीजें दिखते थे, उस सारे चीजों को इसी पे रेखांकित करने की, इसी में उसको उकेरने की कोशिश की गई है। ये सारे को उसी सामने जो सोशल सीन्स थे वहाँ पे, उस समय जो कंटेम्प्रेरी जो सामाजिक स्थिति थे, वही सबको उकेरने के लिए दर्शाया गया है और उसको भव्य बनाया गया है। और साथ में ये हाथी है, लता है, जिस हिसाब से उसको दिखाया जा रहा है, और ये तो कुछ बिल्कुल ही खराब हो गया है। खराब हो गया, लेकिन इससे प्रति चलता है। इसका जो सेक्शन में देखेंगे हम लोग, इसका पीछे देखिए पिलर का एक डिपिक्शन है, ये खूबसूरती के लिए दरवाजा दोनों तरफ है वो। साथ में यहाँ पे भी साइड पे भी उस तरह का दिया गया है, शायद लोटस मेडेलियन इसको कहेंगे हम लोग, जैसे कमल होता है, कमल का ये मैंने शुभ संकेत के हिसाब से अंकन किया गया है। जी। और ये नीचे भी कुछ जानवरों को दिखाया गया है, भैंस है या ऐसा कुछ? हाँ, भैंस का जानवर, पक्षी, मानव, जैसे मगरमच्छ भी है, जैसे पानी से संबंधित जानवरों का जैसे मेढक दिखाए हम लोग। जी। सारे चीज को इसमें उकेरा गया है। वो सांप पे जैसे आपने दिखाया कि सांप बिल से निकल के मेंढक को खा रहे हैं। सारे जानवर, नर नारी सभी का अंकन करके इसको डेकोरेटिव। अच्छा, ये ऊपर में जो दिखा गया है, अगर ऊपर की बात करें, इसको ये क्या है? ये लिंटेल है इसका, द्वार का। जी। लिंटेल भी प्लेन लिंटेल नहीं है, उसका भी अंकन करके, जैसे नाग नागिन है उसमें, और देवी देवताओं से उसको अंकन करके उसका शोभा बढ़ाया गया है। ये कोई साधना करें, ये कौन, भगवान बुद्ध हैं या कोई और हैं? बुद्ध नहीं है, लेकिन बुद्धिस्ट डेटीज ये सब है, सारे बौद्ध धर्म से संबंधित। और ये ब्रह्मा के जैसे दिख रहे हैं, वो नागा का पुल है वो। अच्छा, उसी हिसाब से उसको भी दिखाया जा रहा है। सारे देवी देवताओं हैं बुद्धिज्म से संबंधित। जैसे हमने कई जगह पर ये भी देखा है, जैसे द्वार जैसे लिंटेल हुआ, इसके सेंटर को कहते हैं द्वार ललाट बिंब कहते हैं। द्वार ललाट बिंब में गजलक्ष्मी का है जी, माने लक्ष्मी जी हाथी में, लक्ष्मी जी बैठे हैं, और दोनों साइड में दो हाथी। एक हाथी तो समय के कालांतर में थोड़ा क्षय हो चुका है जी, और दाहिने तरफ जो हाथी है जी, उसका स्वरूप हम लोगों को अभी भी बरकरार है। तो लक्ष्मी की पूजा होती थी भगवान बुद्ध की, और सभी लोगों को एक साथ रखने की एक प्रयास कहा जा सकता है। हिंदू देवी देवताओं को बुद्धिज्म में भी दिखाते हैं, इसीलिए गजलक्ष्मी का अंकन यहाँ पे है। अच्छा, भगवान बुद्ध की बौद्ध विहार है, उसमें हिंदू देवी देवताओं का भी रखा जाता है? देवता रखा जाता है, मैंने बौद्ध मंदिर में विहार में हम लोग देखेंगे। जैसे एक मूर्ति होता है अपराजिता जी,
बुद्धिस्ट देवी है। जी। अपराजिता को ऐसे शो करते माने सुप्रीमेसी, अपना रिलीजन के बुद्धिज्म में बाद में आता अपना सुप्रीमेसी वो लोग शो करते थे। जी। और हमारे हिंदू धर्म में जो गणेश है, जी। जिसको लोग विनायक कहते हैं, जी। उनके ऊपर खड़े रहते हैं अपराजिता। हिंदू धर्म को नीचे दिखाया गया है और बुद्धिज्म को सुपीरियर माना गया है उसमें। अच्छा, उस दौरान पे वो देवी का नाम अपराजिता। अगर हम एक लाइन पे बात करें, अगर बाकी जो जितने भी दोनों तरफ हैं, ये तो हो गया तिवर देव का, बाजू में और एक है, उसको क्या कहेंगे आप? जो हर्षगुप्त विहार है। हर्षगुप्त विहार, और इसमें क्या क्या समानता है या अलग अलग है? हर्ष प्लान भू संरचना देखेंगे हर्षगुप्त विहार और तिवर देव विहार का, वो प्रायतः समान है, बराबर है दोनों में। उसमें भी चारों तरफ बौद्ध भिक्षु रहने के लिए उनका आश्रय स्थल है, सेंटर में आंगन है और बीच में एक पिलर बरामदा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं 2 मंडप है, वहाँ मंडप एक है और जलाशय की बात करें तो वहाँ पे जलाशय नहीं है, वहाँ कोटियार है। ओपन कोटियार आंगन है। अगर हम आपसे पूछें कि एक शब्द, अगर कम शब्दों में अगर कहा जाए तो इसको हम कैसे देखते हैं, इस तिवर देव विहार को या इस बौद्ध विहार को हम कैसे देखते हैं? क्या ये सूचित कर रहा है? हर्षगुप्त विहार जो बना है वो इतना डेकोरेटेड नहीं है, ये भव्य बना है तिवर देव विहार। हर्षगुप्त विहार इन कंपेरिजन टू तिवर देव विहार थोड़ा प्लेन है, ज़्यादा भव्य नहीं है, और होगा भी तो उसे अवशेष अभी उत्खनन के दौरान नहीं मिला है। अच्छा, अवशेष नहीं मिला है, पर उस दौरान बौद्ध धर्म का जो विकास था उसको आप कैसे देखते हैं? अगर आज से 1300 साल पहले की अगर बात करें और अभी की बात करें तो क्या देखते हैं उस वक्त, कितना भव्यता थी? बौद्ध धर्म विकसित था उस समय में सिरपुर में। खाली बौद्ध तिवर देव विहार नहीं है यहाँ, ये हर्षगुप्त नहीं है, यहाँ 7 मोनास्ट्री का अवशेष मिल चुका है। यानी कि 7 भगवान बुद्ध के अलग अलग विहार मिला है। बिहार मिला है जी। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे बौद्ध भिक्षु रहते थे और वो विकसित था। ये कह सकते हैं कि ये किसी जमाने में चाहे बौद्ध धर्म का तांत्रिकी हो या साधारण हो, दोनों हिसाब से ये बहुत बड़ा एक विकसित केंद्र रहा होगा। महायान और तंत्रयान का समय का ये बहुत बड़ा केंद्र था। जैसे ह्वेनसांग भी अपना यात्रा विवरण में 639 ईस्वी में जो आए थे यहाँ पर, वो वर्णन किए हैं कि सिरपुर एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट सेंटर था। भगवान बुद्ध के यहाँ पे कई धाराएं हैं, पर साथ में सभी धर्मों को बहुत ही सम्मान दिया जाता था। इस सिरपुर में, वैभव की नगरी में, जो दक्षिण कोसल का उस वक्त का राजधानी हुआ करता था। अगले अंक में हमर धरोहर में एक नया धरोहर के साथ फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक हमें दीजिए विदाई।